सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशंस विद रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। कक्षा 10 में 2 पुस्तकें चल रही हैं। तो जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है गोल्डन रेज और जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका नाम है रिजोल्यूशन। अब जो गोल्डन रेज है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो प्रोज और एक पोइट्री। आज हम बात करेंगे पोइट्री की। तो पोइट्री टोटल 9 अंक की है। इसमें से 5 अंक के प्रश्न और 4 अंक की व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन को हिंदी में कहते हैं व्याख्या। टोटल 4 पोइम्स 10th क्लास के कोर्स में है। रिस्क्स जिसके पोइट का नाम है जेनेट रैंड, माय गुड राइट हैंड जिसके पोइट का नाम है चार्ल्स मेके, दी लोटस जिसकी पोइटेस कवियत्री का नाम है तरु दत्त, और एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग इसके पोइट का नाम है ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ये 4 पोइम्स हैं। अब इसमें से व्याख्या करने को आती है। बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में क्वेश्चन नंबर 23 आता है 4 अंक का। ये 4 अंक का है। इसमें 2 स्टेंजा दिए गए होते हैं और उस स्टेंजा में से किसी भी एक स्टेंजा की व्याख्या करनी होती है। अब व्याख्या करना बिल्कुल आसान है। विद्यार्थियों को इसके लिए चारों कवि और कविताओं के नाम अच्छी तरह याद होने चाहिए और लाइंस जिस पोइम में से आई हैं उनको पहचानना आना चाहिए, उनको पहचानने की ट्रिक उनको पता होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो इसी पर आधारित है कि किस प्रकार से व्याख्या में क्वेश्चन नंबर 23 में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए जा सकें। तो मैंने आपको जैसा बताया कि कोर्स में 4 पोइम्स हैं। तो अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कि इनमें से किसी भी स्टेंजा को एक्सप्लेन करना है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में। इस प्रकार से प्रश्न आता है। नंबर 1 उसके आगे पंक्तियां लिखी होती हैं और नंबर 2 उसके आगे पंक्तियां लिखी होती है। तो मैंने आपको नंबर 1 में फॉर एग्जांपल ये पंक्तियां लिख करके बताई हैं। ये पंक्तियां हैं रिस्क्स पोइम, जो फर्स्ट पोइम है उसकी। अब इसमें तो बहुत इजी वे में पता चल रहा है, इन दोनों में शब्द आ रहा है रिस्क। अब रिस्क का हिंदी अर्थ होता है जोखिम। तो जो स्टेंजा है वो किसी भी प्रकार से सेट किए जा सकते हैं। स्टेंजा 2 पंक्ति का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 पंक्ति का भी हो सकता है। कोई पोइम ऐसी होती है कि वो टेक्स्ट बुक में स्टेंजा वाइज ही मिलती है, 4-4 पंक्तियों का एक स्टेंजा होता है। किसी पोइम में जो पेपर सेटर है वो अपने आधार पर स्टेंजा की लाइंस को सेट कर देता है। तो रिस्क्स जो फर्स्ट पोइम है जिसके पोइट का नाम है जेनेट रैंड, ये उसकी पंक्तियां हैं और उसकी ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं। तो टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। सबसे पहले तो विद्यार्थी को इनका अर्थ आना चाहिए कि टू लाफ हंसने में, इज टू रिस्क क्या जोखिम है कि अपीयरिंग द फूल अपने आप को क्या प्रकट कर रहे हैं, मूर्ख। अगर बिना बात के हंस रहे हैं, विदाउट एनी रीजन हंस रहे हैं, तो अपने आप को मूर्ख प्रकट कर रहे हैं लोगों के सामने। और नेक्स्ट लाइन कि टू वीप इज टू रिस्क, रोने में क्या रिस्क है, वीप यानी रोना। अपीयरिंग सेंटिमेंटल कि अपने आप को भावुक प्रकट कर रहे हैं लोगों के सामने कि ये व्यक्ति भावुक है और छोटी छोटी बात पर ये रोने लगता है। तो ये 2 पंक्तियां लिए मैंने, इनके आधार पर मैं आज आपको व्याख्या का टॉपिक समझाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 23 में जब 2 स्टेंजा दिए गए हों तो उन दोनों में से लिखा हुआ है एक्सप्लेन एनी वन, किसी भी एक की व्याख्या किस प्रकार से करनी है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कक्षा 10 में 4 पोइम्स हैं कोर्स में, चारों के पोइम और पोइट के नाम याद होने चाहिए और उस कविता की जो पंक्तियां हैं उनको पहचानने की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। और जिन्होंने डिटेल्ड स्टडी कर रखी है वो बहुत आसानी से पहचान जाते हैं और जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टॉपिक में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आता है क्वेश्चन नंबर 23, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल और टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, नंबर 1, और इसके नीचे नंबर 2 में भी पंक्तियां लिखी होती हैं। अब इनमें से कोई सा भी एक करना होता है आंसर में। तो इसका मैंने आपको अर्थ बता ही दिया कि हंसने में क्या जोखिम है कि हम अपने आप को मूर्ख प्रकट कर रहे हैं लोगों के सामने, और रोने में क्या जोखिम है कि हम अपने आप को भावुक प्रकट कर रहे हैं लोगों के सामने। अब हम देखेंगे कि प्रश्न तो इस प्रकार से आता है, अब इसका आंसर कैसे लिखा जाता है ताकि मैक्सिमम मार्क्स इंप्रेसिवली प्राप्त किए जा सके। तो सबसे पहला पॉइंट होता है रेफरेंस, इसके बाद में दूसरा पॉइंट होता है कॉन्टेक्स्ट, और तीसरा पॉइंट होता है एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस को हिंदी में कहते हैं संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में कहते हैं प्रसंग, और एक्सप्लेनेशन को हिंदी में कहते हैं व्याख्या। तो अब इसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है नंबर 1। अब नंबर 1 में रेफरेंस लिख दिया। अब इसके अंदर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम risks it is written by जेनेट रैंड। ये इसके पोइट का नाम हो गया। तो ये हो गया नंबर 1 रेफरेंस। अब इसके बाद में नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में जो भी लाइंस दी गई है ना, उनकी समरी बतानी है एक प्रकार से, कि उनको हम शॉर्टेस्ट वे में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन दीज लाइंस the poet says that there is risk in every field of life, so we must take risks। तो ये हो गया इसका पहला और दूसरा भाग। बहुत आसान है व्याख्या लिखना। सबसे पहले रेफरेंस। अब रेफरेंस की जो स्पेलिंग है वो तो प्रश्न में भी आती है। तो रेफरेंस का आर कैपिटल है। इसके बाद ये रेफरेंस की कॉमन लाइंस हैं। अगर किसी और पोइम की लाइंस होती तो केवल इसमें पोइम और पोइट का नाम चेंज करना है। तो ये आपको याद कर लेनी है, इनका लर्निंग कर लेनी है बहुत अच्छी तरह। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोइम, यहाँ तक तो सेम है कि ये पंक्तियाँ ली गई हैं कविता से। अब कौन सी कविता से? तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में उस कविता का नाम लिख देना है। अब ये जो पोइम है रिस्क्स, इसमें तो एक ही शब्द है और इसमें भी प्रत्येक का फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब जैसे इससे नेक्स्ट पोइम है कक्षा 10 में माय गुड राइट हैंड, उसमें 4 शब्द हैं। रिस्क्स इसमें एक ही शब्द है। तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में पोइम का नाम लिख देना है, फिर फुल स्टॉप लगा देना है। और इसके बाद में इट इज़ रिटन बाय, रिटन की जगह कंपोज्ड भी लिख सकते हैं। इट इज़ कंपोज्ड बाय, ये लिखित है, ये रचित है बाय। अब बाय के बाद में पोइट का नाम आएगा। अब इसका पोइट है जेनेट रैंड। तो कोई भी जब हम नाम लिखते हैं तो नेम और सरनेम जो भी होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता ही है। और पोइम और पोइट का जो नाम है इसको
सिंगल इन्वर्टेड कोमा में एक्सप्रेस करना है ताकि ये अलग से शो होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका रेफरेंस, नंबर 1 रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क्स, इट इज़ रिटन बाय जेनेट रेंड। अब मान लो यहाँ पर होता माई गुड राइट एंड, तो यहाँ पर पोइट का नाम लिख देते चार्ल्स मैके। यहाँ पर होता पोइम दी लोटस, तो यहाँ पर लिख देते तरु दत्त। यहाँ पर होता एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, तो यहाँ पर लिख देते ओलिवर गोल्डस्मिथ, पोइट का नाम। इसके बाद में दूसरा भाग कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग भी प्रश्न में मिल जाती है, दूसरे नंबर पर कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो कॉन्टेक्स्ट में ये शुरुआत में इनसे लेके दैट तक की लाइन बिल्कुल फिक्स है, इनसे लेके दैट तक, इससे हमेशा कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत कर सकते हैं कि इन दीज लाइन्स दी पोइट सेज दैट, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि। अब इसके बाद में ये जो पूरी पोइम है, इसके प्रत्येक सेंटेंस में रिस्क शब्द आया है और अलग अलग एक्टिविटी बताई गई है कि कौन सी एक्टिविटी में क्या रिस्क है। तो जैसे मैंने 2 पंक्तियां आपको बताई कि लाफ में तो क्या रिस्क है और वीप में क्या रिस्क है, इस प्रकार से अन्य भी आया है। अब जैसे टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, अब कोशिश करने में असफलता का जोखिम है, कोशिश करने के बाद ये आवश्यक नहीं है कि सफलता ही मिले, असफलता भी मिल सकती है। तो इस प्रकार से ये पूरी पोइम इस प्रकार से सेट है कि इसमें ऑलमोस्ट लगभग हर सेंटेंस में, लगभग प्रत्येक सेंटेंस में और रिस्क शब्द आया है और किस एक्टिविटी में क्या रिस्क है ये इसमें बताया गया है। तो इसका पूरे का एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, और ये जो मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखा है इस पोइम में, क्लास 10 में केवल इस पोइम में ये कॉन्टेक्स्ट किसी भी पंक्ति में चलेगा, किसी भी स्टेंजा में ये कॉन्टेक्स्ट काम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में कॉमन लिख सकते हैं। लेकिन ये अरेंजमेंट सिर्फ इस पोइम के लिए है। तो इन दीज लाइन्स दी पोइट सेज दैट, तो इनसे लेके दैट तक तो फिक्स हो गया। इसके बाद में देयर इज रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रिस्क है। सो वी मस्ट टेक रिस्क्स, अब मस्ट तो मॉडल है, इसमें बाध्यता है, ओब्लिगेशन, इसलिए हमको जोखिम अवश्य उठाने चाहिए। भाई जीवन के हर क्षेत्र में जोखिम है, अगर हम जोखिम उठाने से डरेंगे तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक्टिविटी में रिस्क है। तो इस प्रकार से इसका पहला भाग रेफरेंस और दूसरा भाग कॉन्टेक्स्ट। अब पहला भाग जो रेफरेंस है उसमें और कोई पोइम आने पर केवल ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पर पोइम और यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा में पोइट, ये नाम चेंज होंगे, और ये दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम यहाँ तक सेम रहेगा। फिर इसके बाद में सिंगल इन्वर्टेड कोमा में पोइम का नाम लिख देंगे और फिर फुल स्टॉप इट इज़ रिटन बाय, ये चारों शब्द इट इज़ रिटन बाय फिक्स रहेंगे। इसके बाद में सिंगल इन्वर्टेड कोमा में पोइट का नाम लिख देंगे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर कॉन्टेक्स्ट, तो इन दीज लाइन्स दी पोइट सेज दैट, यहाँ तक फिक्स रहेगा। और इसके बाद में ये जो लाइन्स हैं ये केवल रिस्क्स में किसी भी स्टेंजा में काम आ सकती हैं कॉन्टेक्स्ट के रूप में। लेकिन अगर कोई अदर पोइम होगी तो उसके अंदर फिर जो अलग अलग स्टेंजा होंगे तो उनके आधार पे फिर जो कॉन्टेक्स्ट है उसका क्रिएशन भी उसमें डिफरेंटली होगा, अलग तरीके से होगा। अब इसके बाद में देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, इसका मेन पार्ट जो होता है, थर्ड पार्ट, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन। थर्ड पार्ट इसका मेन पार्ट जिसका नाम है एक्सप्लेनेशन। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, अब इसमें नंबर डाल देते हैं 3 और इसका नाम हो गया एक्सप्लेनेशन। इसको हिंदी में कहते हैं व्याख्या। अब एक्सप्लेनेशन को कैसे सेट करेंगे, तो इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट रिस्क इज वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ।
विदाउट रिस्क लाइफ इज इम्पॉसिबल। If we laugh, we fear, people will call us fools. If we weep, we fear, people will call us emotional. So we can say that there is risk in every field of life. तो ये तीसरा भाग है एक्सप्लेनेशन। ई इसका कैपिटल है। एक बार इसकी स्पेलिंग को देखेंगे केयरफुली कि जो एक्सप्लेन की स्पेलिंग होती है ना, उसमें आई भी होता है, EXPLAIN, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग बनाते हैं तो इसमें से आई हट जाता है। कई विद्यार्थी ये स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है। एक्सप्लेन जो मेन वर्ब है उसकी जो स्पेलिंग है उसमें आई होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसमें आई नहीं होता है, EXPLANATION। अब इसकी व्याख्या करना शुरू करते हैं। व्याख्या इंप्रेसिव होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि स्टूडेंट ने स्टेंजा में जो पंक्तियां दी गई थी उनको खुद ने चेंज किया है, अपनी तरफ से एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। अगर उन्हीं लाइंस को एज इट इज उतार देते हैं तो एक्सप्लेनेशन का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा और मार्क्स में भी कमी आ सकती है। तो सबसे पहले फिक्स लाइंस देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन, तो इसमें भी वही सिस्टम है जो कॉन्टेक्स्ट में था। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट, इससे शुरुआत कर सकते हैं। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट। अब इसके बाद में रिस्क इज वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, अपनी तरफ से वाक्य बनाए हैं कि जो जोखिम है वो हमारे जीवन में वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक है। और विदाउट रिस्क लाइफ इज इम्पॉसिबल, बिना जोखिम के तो जीवन ही असंभव है। अब इसमें स्टेंजा में 2 पंक्तियां दी गई थी, उन पंक्तियों को किस प्रकार से चेंज किया गया है इसको केयरफुली देखेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। वहाँ पर था कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हंसने में ये जोखिम है कि हम अपने आप को क्या प्रकट कर रहे हैं, मूर्ख। अब यहाँ कैसे लिखा है कि इफ़ वी लाफ, यदि हम हंसते हैं, तो वी फियर, हमें डर है कि पीपुल विल कॉल अस फूल्स, लोग हमको क्या कह करके पुकारेंगे, मूर्ख। पूरी लाइन चेंज होगी। वो लाइन और ये लाइन दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो एक है, लेकिन जो राइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गई, उस लाइन को बिल्कुल चेंज कर दिया। अब आगे वहाँ पर लाइन थी कि टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, कि रोने में क्या जोखिम है कि हम अपने आप को भावुक प्रकट कर रहे हैं। अब जहाँ तक संभव हो सके इसमें जो वर्ड्स है ना वो भी रिप्लेस होने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि जो स्टेंजा में वर्ड आया था उसको रिप्लेस करके स्टूडेंट ने अपनी तरफ से इम्प्रेसिवली किसी दूसरे वर्ड का प्रयोग किया है, इससे भी इसका इम्प्रेशन बढ़ता है। तो देखो, इफ़ वी वीप, यदि हम रोते हैं, तो वी फियर, हमें डर है। पीपुल विल कॉल अस इमोशनल, इस शब्द को देखेंगे, इमोशनल। अब सेंटिमेंटल यानी भी भावुक और इमोशनल यानी भी भावुक, तो सेंटिमेंटल को किससे रिप्लेस कर दिया, इमोशनल से।
फिर इसकी जब एंडिंग करनी है तो उसमें भी एक इम्प्रेसिव लाइन देनी है कि सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जोखिम है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जो फर्स्ट बुक है कक्षा 10 में, जिसका नाम है गोल्डन रेज। गोल्डन रेज के 2 पार्ट्स हैं, प्रोज जिसको हम हिंदी में कहते हैं गद्य, और पोइट्री जिसको हम हिंदी में कहते हैं पद्य। पोइट्री में 4 पोइम्स हैं। फर्स्ट पोइम है रिस्क्स, जिसके पोइट का नाम है जेनेट रैंड। फिर नेक्स्ट है माय गुड राइट एंड, जिसके पोइट का नाम है चार्ल्स मेके। फिर नेक्स्ट है दी लोटस, इसमें कवित्री है, पोइटेस महिला है, तो इसकी जो पोइटेस है उसका नाम है तरु दत्त। और फिर नेक्स्ट है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, और इसके पोइट का नाम है ओलिवर गोल्ड स्मिथ। तो चारों पोइम और पोइट के नाम आपको याद होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक में कोई गलती नहीं हो। और डीप स्टडी जिसने कर रखी है वो तुरंत देखते ही पहचान जाएगा कि ये लाइन्स कौन सी पोइम की हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर 1 और 2 स्टेंजा मिलेंगे, इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। 1 करेंगे नंबर 1 डाल देंगे, 2 करेंगे नंबर 2 डाल देंगे। इसके बाद सबसे पहले नंबर 1 रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। जो भी पोइम आपने आइडेंटिफाई की है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में उसको लिख दीजिए। प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर फुल स्टॉप, फिर इट इज़ रिटन बाय। इसके बाद में सिंगल इन्वर्टेड कोमा में पोइट का नाम लिख दीजिए। अब पोइट के नाम में भी 1, 2, 3 जो भी शब्द हैं उनमें प्रत्येक का फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये तो हो गया रेफरेंस। अब अगर किसी विद्यार्थी ने गलत आइडेंटिफाई कर लिया, लाइन्स जिस पोइम की थी उसकी बजाय दूसरी पोइम और पोइट का नाम लिख दिया, तो उसके नंबर 4 में से 0 हो जाएंगे, उसको कोई अंक इसमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका मेन फीचर है कि आइडेंटिफाई दी पोइम, पोइम को आइडेंटिफाई करना। अब इसके बाद में दूसरा भाग है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में इन दीज लाइन्स दी पोइट सेज दैट, यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, फिक्स लाइन है। इसके बाद में जो मैंने आपको आज रिस्क्स में लिखवाया है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये रिस्क्स में किसी भी स्टेंजा में काम आ जाएगा, लेकिन अदर पोइम में ऐसा नहीं होगा। तो कॉन्टेक्स्ट में एक समरी देनी पड़ती है शॉर्ट में, कि वो जो स्टेंजा है उस पूरे का सारांश क्या है, उसकी समरी क्या है। और इसके बाद में थर्ड पार्ट है एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस की स्पेलिंग प्रश्न में मिलती है, कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग प्रश्न में मिलती है, एक्सप्लेन की स्पेलिंग प्रश्न में मिलती है। एक्सप्लेनेशन लिखते समय आपको इसमें ये 5 अक्षर जोड़ने, ATION, और आई हटा देना है। तो तीसरा हो गया एक्सप्लेनेशन। तो इन दीज लाइन्स दी पोइट सेज दैट, ये कि यही फिक्स लाइन कॉन्टेक्स्ट में थी, कॉन्टेक्स्ट इससे शुरू होगा, और ये कि यही फिक्स लाइन एक्सप्लेनेशन में है, एक्सप्लेनेशन इससे प्रारंभ होगी। इसके बाद में जैसे मैंने इसमें ये लाइन जोड़ी है कि रिस्क इज वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ, ये अपनी तरफ से एक्सप्रेस किया है। फिर विदाउट रिस्क लाइफ इज इम्पॉसिबल, ये भी अपनी तरफ से एक्सप्रेस किया है। लेकिन जो आगे की दोनों पंक्तियां हैं और उधर जो 2 लाइन का स्टेंजा आया था, तो वो जो लाइन है और ये लाइन है ये बिल्कुल चेंज हो गई है, एक्सप्रेशन सेम है। तो लाइन को इस प्रकार से चेंज करना है कि ये लगना चाहिए कि आपने लाइन को अपनी तरफ से इम्प्रेसिवली चेंज किया है, और उस लाइन में स्टेंजा में जो वर्ड्स यूज हुए अगर उनकी जगह कोई अन्य वर्ड आपको पता है तो उसको रिप्लेस कीजिए, इससे भी आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। फिर इसके बाद में ये दोनों लाइनें रिप्लेस करके लिखी गई थी। फिर लास्ट में इसकी एंडिंग कर दी कि सो वी कैन से दैट देयर इज रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जोखिम है, मतलब बिना जोखिम के तो जीवन संभव ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 4 मार्क्स का है। विद्यार्थी पूरे में से पूरे अंक इसमें प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक तो आपको फिक्स लाइंस की लर्निंग करनी है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। जो 4 पोइम्स हैं उनके कवि और कविताओं के नाम आपको याद करने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद में आपको कविता का हिंदी अर्थ आना चाहिए ताकि अपनी तरफ से वाक्य बन सकें और उसको इम्प्रेसिवली एक्सप्रेस कर सकें। तो आसानी से इसमें मैक्सिमम मार्क्स या मैं कहूँगा कि फुल मार्क्स 4 में से 4 अंक इसमें प्राप्त किए जा सकते हैं।
तो ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।